पहले तो एक ऐसा जोरदार हमला करना है जिससे दुश्मन का मन डगमगा जाए। फिर दूसरी चाल होगी एक लालच की, जिससे जेल के सारे पहरेदार बाहर निकल आएं और मुझे उसे बचाने का वक्त मिल जाए। पूरा शहर का सुरक्षा बल वहीं खींचा चला आएगा, जिससे हमारी भागने की राह और भी आसान हो जाएगी। योजना तो पक्की लग रही है, लेकिन क्या वे इतनी आसानी से फंस जाएंगे? शंगवान युलिन को शंगवान क्लानहेड से बेहद नफरत है, इसलिए अगर शंगवान युलिन उसके सामने खुद को उड़ा दे और तुम उसकी हवेली पर हमला करो तो वो यही मानेगा कि क्लानहेड ने यह सब रचाया। मैं इस हमले से पहरेदारों में डर बैठा दूंगा, जिससे उन्हें केवल शंगवान फेयून के आसपास ही सुरक्षित लगने लगेगा और जेल खाली हो जाएगी। उसे छुड़ाने का यही सबसे सही मौका है। ये योजना शायद शंगवान फेयून को धोखा देने में सफल हो जाए, लेकिन साम्राज्य के सबसे चतुर इंसान बेली जिंगवे के लिए ऐसा नहीं होगा। उसकी चतुराई की तो सब मिसाल देते हैं और वो जरूर सब कुछ भांप जाएगा। मगर कितनी भी उसकी नज़र पैनी हो, उसमें एक कमजोरी है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेहिसाब लालच। हा। वैसे ये कोई सीधी कमजोरी नहीं है, लेकिन जो लोग चालें चलते हैं उन्हें हमेशा अपने ही दांव में जीतने का जुनून होता है। पिलकिंग कन्वेंशन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उसे पता था तुम सब कहाँ छिपे हो और उसने एक शानदार जाल बिछाया था। वो आदमी बहुत धैर्यवान और साफ लक्ष्य वाला है। उसे किसी भी योजना पर शक हो सकता है, लेकिन वो उस पर सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि उसी में मुझसे बेहतर चाल चलने की सोच रखेगा। इसीलिए हमें भी उसकी ही योजना को पलटकर चलना होगा। यंग सांजी को मैनर से निकालना होगा। फिर क्या होगा? फिर वो मुझे धरती के आखिरी कोने तक खोजेगा। शायद 1-2 घंटे में हमारे पास पहुंच जाएगा। तब दोबारा भाग पाना और भी मुश्किल होगा। क्या वो तुम्हें मार नहीं डालेगा? हाँ, मौत जब सामने खड़ी हो तभी अगली सुबह की उम्मीद दिखती है। यही एक तरीका है जिससे हम दोनों बेली जिंगवेई के पीछे हटने के बाद केंद्रीय क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। शंगवान क्लानहेड को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपनी योजना है। बूम! दूर कहीं जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। एक विशाल धूल का गुबार आसमान में उठ रहा था, इतना ऊंचा कि सूरज और नीला आसमान तक ढक गया। शंगवान फेशों की टीम हवा में ऊपर मंडरा रही थी। उसे याद आ रहा था जुओ फैन का वो अचूक प्लान जो उसने गुफा में बताया था। उसकी नजरें उस धमाके की दिशा में टिकी थीं, चेहरा गंभीर। उसने लंबी सांस ली। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उस लड़के ने सोचा था। बेली जिंगवेई और बाकी दो उसके पीछे भाग गए। उसमें साहस और समझ दोनों है। यहां तक कि बेली जिंगवेई की चाल भी भाप गया। एक एल्डर ने चिंता से सिर हिलाया। अब वो क्या करेगा? 2 स्वॉर्ड किंग्स और प्राइम मिनिस्टर से भागना आसान नहीं है। बाकियों के चेहरे भी भारी हो उठे। हाँ, हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए थे उनके सामने, तो वो अकेला क्या करेगा? चिंता करने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा था कि उसके पास रास्ता है तो होगा ही। शंगवान फेशंग ने सांस छोड़ी। कमाल है, सब उसे बस चंद दिनों में कितना चाहने लगे हैं। हाँ। एक एल्डर ने झुझलाकर कहा, कौन चाहता है? हम तो बस इस प्रतिभाशाली की मौत पर अफसोस कर रहे हैं, और अगर वो तलवार हमें दिए बिना मारा गया तो गुस्सा किस पर निकालेंगे? हाँ, एल्डर निश्चिंत रहिए। उसने गुफा में कहा था कि अपने बेटे को बचा लेने के बाद वो तलवार हमें दे देगा। मैंने पहले से ही कुछ लोगों को भेज दिया है। जब बेली जिंगवेई और बाकी चले जाएंगे हम उसे ढूंढ लेंगे। फेक्शंग, क्या तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? वो बहुत चालाक है। एक एल्डर मुस्कुराया। शंगवान फेशोंग की आंखों में भरोसा चमक उठा। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, करता हूं, क्योंकि उसने अपने बेटे की कसम खाई थी। कोई भी बाप अपने बच्चे के नाम से झूठ नहीं बोलेगा। वो अपना वादा निभाएगा। बाकियों ने भी धीरे से सिर हिलाया। अगर वो मर गया तो उसकी योजना फेल भी हो सकती है। तब भी वो हमें कोई सुराग जरूर छोड़ देगा जिससे हम डिवाइन सोर्ड को पा सकें। शंगवान फेशोंग ने फिर से उस धमाके की तरफ देखा। उसकी आंखें थरथरा उठीं। अगर वो मर भी गया तब भी वो वादा निभाएगा। बस चाहता होगा कि उसे और उसके बेटे को सही अंतिम संस्कार मिले। सभी लोग क्लानहेड की तरफ देखने लगे और फिर धीरे से सिर हिलाया। गु यिफान की चालाकी किसी उलझे हुए पेड़ की जड़ों जैसी थी, लेकिन एक बात सब मानते थे, उसका अपने बेटे से सच्चा प्रेम। शंगवान फेयून की चौथी तलवार ने ऐसा खौफनाक आभास छोड़ा कि हवा तक कांपने लगी। जुओ फैन शांत मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे मौत को गले लगाने को तैयार हो गया। उसके चेहरे पर एक भी पछतावा नहीं था, जैसे वो खुद को मुक्त कर रहा था। प्यार की कोई उम्मीद नहीं बची थी। दुश्मन इतने ताकतवर कि हार निश्चित लग रही थी। कोई रास्ता नहीं दिखता था जिससे वो निकल पाए। जुओ फैन ने सालों से अपने दिल में बहुत कुछ दबाकर रखा था, सब कुछ अकेले झेला था। ट्रू सेल्फ आर्ट का अभ्यास ही था जिससे वो अभी तक पागल नहीं हुआ था। जितना गहरा प्यार उतना ही गहरा घाव। अब जाकर उसे समझ में आया कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए प्यार क्यों वर्जित होता है, क्योंकि अकेला आदमी उस पीड़ा से उबर नहीं पाता। वो तो मानो किसी और के हाथों मर जाना ही सही अंत मान रहा था। शायद उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जो बस वही समझता था, जुओ फैन ने अपनी मौत का स्वागत किया। शंगवान फेयून की तलवार फिर गूंजी, सीधा जुओ फैन के सिर की ओर।
उसके चेहरे पर खून की प्यास साफ दिख रही थी और तलवार छोड़ दी गई। जुओ फैन ने उसकी दहशत को महसूस किया, मगर उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान थी। शंगुआन फेयून की उंगलियां अभी पूरी तरह वार नहीं कर पाई थीं कि किसी ने उन्हें थाम लिया। शंगुआन फेयून की आवाज़ ठंडी थी। ब्रदर डान, ये तुम क्या कर रहे हो? बैली जिंगवे चौंक गया। मुझे लगता है पहले सोरिंग सॉर्ड को ढूंढ लेते हैं, फिर कुछ और। डैंकिंग शेन की दाढ़ी हिली जब उसने कहा। शंगुआन फेयून भड़क उठा। उसके जैसे आदमी से कुछ भी उगलवाना नामुमकिन है, और अभी सोरिंग सॉर्ड की बात करना बेवकूफ़ी है। अब वो तलवार से भी ज़्यादा बड़ा खतरा बन चुका है। इसे मारना ज़रूरी है ना प्राइम मिनिस्टर? बैली जिंगवे ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। सोरिंग सॉर्ड तो अब गुम है और पेट्रियार्क को बस एक खोए हुए खिलौने की तरह याद आएगी, पर हम किसी भी ऐसे खतरे को जिंदा नहीं छोड़ सकते जो उसकी जान को खतरा दे। जब मैंने इस लड़के को ब्लैक फ्लेम छोड़ते देखा, तभी तय कर लिया था कि इसे मरना ही होगा। ये तो सबको साफ समझ में आ रहा है, लेकिन अगर दोनों काम साथ में हो जाएं तो? डांकिंग शन ने सिर हिलाया और जुओ फैन की ओर देखा। गुयफान, तुमने सुन लिया। आज तुम्हारा अंत तय है और तुम सोरिंग सॉर्ड को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। तुम वेस्टर्न लैंड से आए और अब 1 साल से केंद्रीय क्षेत्र में हो। तुम जानते हो कि मैं मुश्किल से कोई वादा करता हूं, लेकिन जब करता हूं तो निभाता भी हूं। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जुओ फैन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। हा, मेरे बेटे को छोड़ दो। नामुमकिन। बैली जिंगवे ने तुरंत मना कर दिया। गुयफान, खुद तुमने कहा था कि दुश्मनों की जड़ें उखाड़नी है। हम ऐसा खतरा जिंदा नहीं छोड़ सकते। जुओ फैन हंस पड़ा। तो फिर और कुछ नहीं। कमीने मरते वक्त भी बहस कर रहा है। मौत चाहिए तो ले। शंगुआन फेयून ने फिर हवा में वार किया। जुओ फैन की आंखों में रोशनी चमकी और उसने हाथ उठाकर कहा, रुको, एक बात और है, अभी याद आई। तो कहो। डैंकिंग शेन ने भौहें चढ़ाई। जुओ फैन ने उसे और फिर शंगुआन फेयून को देखा और मुस्कुराया। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जान ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शंगुआन फेयून को कोई खुशी मिले। 3 बार वो मुझे मारने में नाकाम रहा और अब उसकी चौथी तलवार भी मुझे छू न पाए। यही चाहता हूं। ये शर्म उसे हमेशा जलाती रहे। हा, जुओ फैन हंसा। शंगुआन फेयून का चेहरा तमतमा गया और उसने दहाड़ते हुए वार पूरा कर डाला। हरामी, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। रुको। बैली जिंगवे ने उसे रोका और तेज नजरों से जुओ फैन की ओर देखा। ठीक है, हम मानते हैं। बैली जिंगवे की आंखों में चमक आई। चाहे ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग का वादा हो या ना हो, मैं तुम्हारी आखिरी छोटी सी डाइंग विश भी पूरी करने को तैयार हूं। बस सोरिंग सोर्ड हमें दे दो। हम सब वादा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शांगुआन फेयून की भौहें थरथराईं, लेकिन बैली जिंगवे ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सोर्ड किंग फेयून, जरा बड़े नजरिए से सोचिए। तुम्हारा नाम ज्यादा अहम है या सोरिंग सोर्ड? उसकी चोरी ने तुम्हारे नाम को पहले ही धक्का पहुंचा दिया है। मतलब सोरिंग सोर्ड की बेइज्जती तो हो ही चुकी है, तो अब और क्या बाकी है? ये अपमान भी सह लो, एम्पायर के लिए। शांगुआन फेयून ने अपनी हालत पर नजर डाली। एक बाजू की फटी आस्तीन से ज्यादा गीली पैंट ने उसकी जलन और शर्म को बढ़ा दिया था, पर आखिरकार उसने गुस्से में हाथ झटका और मुड़कर नए कपड़े निकालने लगा। बैली जिंगवे ने सिर हिलाया और मुस्कराया। सॉर्ड किंग फेयून ने भी अपना वादा दे दिया। अब सब ठीक है ना? हाँ, अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सोरिंग सोर्ड कहाँ है, पर इसे हासिल करना एकदम अलग बात है। जुओ फैन ने बैली जिंगवे की उतावली को देखकर टेढ़ी मुस्कान दी, जैसे खेल खेल रहा हो। सोरिंग सॉर्ड इस वक्त शांगुआन क्लैन के पास है। बैली जिंगवे हक्का बक्का। उनके पास है? ग्रैंड मास्टर गू, क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो? तुम्हारी जैसी चतुर दिमाग वाले इंसान से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम वो तलवार ऐसे ही दे दोगे। हा, और मैं क्या करता? उसकी हंसी इतनी जोर से निकली कि खून तक थूक दिया। सबको पता है कि मेरा पहले से शांगुआन क्लैन से रिश्ता रहा है, तो मुझे उन्हें कुछ देना ही था ताकि वो मेरी मदद कर सकें। शांगुआन फेयून की भौहें फिर थरथराईं, चेहरा भारी हो गया। बैली जिंगवे, अगर उन शांगुआन हरामियों के हाथ में वो तलवार चली गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उनके पास ताकत है, संख्या है, वो भाग जाएंगे और हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चाहे कोई स्वॉर्ड किंग ही क्यों ना हो, उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। और अगर वो सेंट्रल इलाके में कहीं छिप जाएं तो समझो सुई को भूसे में ढूंढना जैसा है। अगर चमत्कार से उनका पता भी चल जाए, तब भी बिना किसी स्वॉर्ड किंग के हमारी टुकड़ी मारी ही जाएगी। मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बैली जिंगवे की आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा गंभीर, पर उसकी निगाह जुओ फैन से नहीं हटी। ग्रैंड मास्टर गू, अब मजाक बंद करो। तुम आखिरी सांसों पर हो। तुमने कहा तुम उनका यकीन नहीं कर सकते और वो भी तुम्हारा नहीं करेंगे, पर यही बात तुम पर भी लागू होती है। क्या तुम उन पर भरोसा करते थे? अगर तुमने सीधे तलवार उन्हें दे दी होती तो वो तुम्हें मार पीट कर अपनी भड़ास निकालते। तुम्हारे जैसे चतुर इंसान से ऐसी मूर्खता उम्मीद नहीं की जा सकती। ग्रैंड मास्टर गू, हमें मूर्ख मत समझो। बैली जिंगवे ने गुस्से से सांस ली, आंखें तेज हो गईं। शांगुआन फेयून का चेहरा भी फड़क उठा। ये प्राइम मिनिस्टर मुझे ही मूर्ख कह रहा है? साला खुद को सबसे चतुर समझता है।
प्राइम मिनिस्टर, क्या मेरी हालत देखकर आप समझते हैं कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। झुओ फैन ने सिर हिलाया, पर हाँ, ना मैं शांगवान क्लैन पर भरोसा करता हूँ, ना वो मुझ पर। इसलिए तलवार उन्हें उसी वक्त सौंपी गई जब मिलकर काम करना जरूरी था। जब तक सौदा पूरा ना हो जाए तब तक दोनों में से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेली जिंगवेई की आंखें कांप उठीं। तुम्हारा मतलब? तुम ही हमारे दुश्मन हो, तुम तीनों? हा हा हा। झुओ फैन हंसते हुए बोला, मैंने उन्हें तुम्हें लुभाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि तुम सब जेल से दूर हो सको और मैं छोटे सांजी को छुड़ा सकूं। फिर तलवार अपने पीछे चल रहे क्लांसमैन को दे दी। यही एक तरीका था जिससे दोनों पक्ष सहमत हुए। अगर हम आपस में लड़ते तो गार्ड्स आ जाते, तलवार जाती और हम पकड़े जाते। तो चाहे जितनी भी आपसी दुश्मनी थी, वक्त ने हमें मजबूर किया कि हम अतीत भूलकर आगे सोचें, है ना प्राइम मिनिस्टर बेली? बेली जिंगवेई का बदन हिलने लगा। वो झुओ फैन की एक एक बात को सच मान बैठा। शांगवान फेयून बोला, प्राइम मिनिस्टर, क्या हम इसे मान सकते हैं? कोई चारा नहीं है। बेली जिंगवेई का चेहरा तनाव में था। हमें पता था कि इनके बीच दुश्मनी है और एक साथ काम करना नामुमकिन था, पर तलवार के लिए ये हुआ। सवाल यह है कि वो तलवार कब दी गई। जल्दी दी तो शांगवान क्लान धोखा दे देगा, देर की तो बेचैनी में पुराने हिसाब चुकता कर देगा। लेकिन जब कोई दुश्मन सामने हो तो सौदा पूरा हो ही जाएगा, फिर सब अपने रास्ते। बेली जिंगवेई ने झुओ फैन की ओर गुस्से और नफरत से देखा। ग्रैंड मास्टर गु, तुम सच में एक मास्टरमाइंड हो। बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया। अगर मैं होता तो शायद ऐसी योजना सोच भी न पाता। मेरा सम्मान है तुम्हारे लिए। हा हा हा, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। झुओ फैन ने हाथ उठाकर उसकी तारीफ को हवा में उड़ा दिया। बेली जिंगवेई ने उसकी आंखों में छुपा मजाक साफ पढ़ लिया और दनकिंग शेन की ओर मुड़ा। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, ग्रैंड मास्टर गु की आखिरी इच्छा पूरी करो और उन्हें विदा दो। ठीक है। दनकिंग शेन ने 2 उंगलियां उठाईं, उनमें जबरदस्त ताकत उमड़ पड़ी। तभी एक तेज ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और आसपास की हवा कांपने लगी। उसने ठंडी नजरों से झुओ फैन की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी की आंखों में झांक रहा था। हुश! एक तलवार निकली, वही ताकत जैसी शांगवान फेयून की थी। हजारों ड्रैगन की दहाड़ों के साथ उसकी स्वॉर्ड एनर्जी झुओ फैन पर टूट पड़ी। भयंकर विस्फोट हुआ। 100 मील तक सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ धूल थी जो दुनिया को पीली कर गई। धीरे धीरे जब हवा चली और धूल हटने लगी, वहां कुछ भी बाकी न था। हर चीज उस रेत में समा गई थी। पूरा इलाका बंजर बन चुका था। बेली जिंगवेई ने वो नज़ारा देखा और गहरी सांस ली। खत्म हो गया। अपनी पीढ़ी का इतना बड़ा एल्केमिकल जीनियस अब इस रेत में अपने बेटे के साथ दफन है। अफसोस। प्राइम मिनिस्टर, अब अफसोस करने से क्या फायदा? शांगवान फेयून ने नजरें घुमाईं। कितना दिखावा करता है। बेली जिंगवेई बोला, प्रतिभा की कद्र अपनी जगह, पर जब दुश्मन मरता है तो दिल को राहत मिलती है। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग फेयून, चलो, हमें फ्लाइंग क्लाउड सिटी वापस जाना है और पूरे सेंट्रल इलाके में खबर फैलानी है। किसी भी कीमत पर शांगवान क्लान को तलवार ले जाने से रोकना है। कहना आसान है। शांगवान फेयून ने सिर हिलाया। मैं फिर कहता हूं, अगर वो छिप जाएं तो स्वॉर्ड किंग भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता, बाकी तो दूर की बात है। सोरिंग स्वॉर्ड वापस लाने की संभावना 10% से भी कम है। बेली जिंगवेई ने गहरी सांस ली। हम अपना काम करेंगे, बाकी भाग्य पर छोड़ देना होगा। किसी भी तरह, ये मेरी नहीं, हमारी हार है, कहकर बेली जिंगवेई उड़कर फ्लाइंग क्लाउड सिटी की ओर निकल गया। शांगवान फेयून कांपा, मुट्ठियां भींच लीं और निगाहें सख्त कर लीं। हार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। शांगवान क्लैन के भाग जाने और सोरिंग स्वॉर्ड के खो जाने का जिम्मेदार शांगवान फेयून भी था। भले ही गु यिफान आखिरी लड़ाई में हार गया, वो सिर्फ रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर था, लेकिन उसने एक स्वॉर्ड किंग की 3 स्वॉर्ड स्किल्स को झेल लिया और चौथी से भी अपनी जुबान के दम पर बच गया। शांगवान फेयून की सबसे शर्मनाक हार। गु यिफान और शांगवान फेयून, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। पर झुओ फैन की आखिरी हंसी और जो ताना उसने मारा, वो शांगवान फेयून कभी नहीं भूलेगा। अपमान और गुस्से का गुबार अंदर ही अंदर भरा था। जैसे उसने कह दिया हो, तुम्हारा मेरी मौत में कोई हाथ नहीं। शांगवान फेयून का चेहरा मरोड़ गया, माथे की नसें उभर आईं। एक मामूली आदमी ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती दी थी। अब कोई नहीं बचा जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सके, क्योंकि जिसने ये सब किया वो तो हंसते हंसते मर गया। शांगवान फेयून गुस्से में जमीन पर पैर पटका और बेली जिंगवेई के पीछे उड़ चला। दनकिंग शेन अकेला रह गया, वहीं खड़ा झुओ फैन की उस जगह को देखता रहा जहां वो कभी खड़ा था, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। गु यिफान, छोटे सांजी, कहाँ हो तुम दोनों? 6 घंटे बाद उस जगह पर जहां एक भयंकर कत्लेआम हुआ था, जहां अब एक तिनका तक नहीं उगता, एक भोली और मासूम लड़की जोर जोर से पुकार रही थी। कमजोर सी वो लड़की आसमान की तरफ देखती हुई रो रही थी। तेज हवा उस सुनसान वीराने में हर आवाज को निगल रही थी। उसकी आवाज में बेचैनी थी और गला इतना सूख चुका था कि रोने की कगार पर आ गई थी। उसके साथ 1 दर्जन नौजवान और भी थे, जो चारों तरफ खोज रहे थे और जोर से पुकार रहे थे, कुसाब, छोटे सांजी।
लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। हवा की गड़गड़ाहट में उनकी पुकार कहीं खो गई। 1 घंटे बाद सबने उम्मीद छोड़ दी, सिवाय उस लड़की के जो अब भी पागलों की तरह बस उन्हें ढूंढने में लगी थी। उसने एक पल को भी आराम नहीं किया, बस बार बार चीखती रही, गुई इरफान, छोटे सांजी, कहाँ हो तुम? छोटी मालकिन, अपनी ताकत बचा लो। तुमने खुद देखा कि किस तरह का हमला हुआ था। ऐसा हमला कोई झेल नहीं सकता। अब खोजने का कोई मतलब नहीं बनता। एक युवक ने गहरी सांस लेकर कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर कोई 2 स्वॉर्ड किंग से बच निकले। गु साहब, चलो अब कबीले के मुखिया की बात मानकर कुछ सुराग ढूंढे जो गु साहब ने सोरिंग स्वॉर्ड तक पहुंचने के लिए छोड़े होंगे। लड़की ने उस पर गुस्से से घूरते हुए कहा, चुप रहो। गु इरफान ठीक है, वो हमें सुन सकते हैं और हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। उन्हें जरूर ठीक होना ही होगा, वरना। शांगवान छिंगयान की आवाज़ धीमी पड़ गई। छोटी मालकिन, इस सुनसान जगह में अगर कोई निशान होता तो हमें दिखता। जब हमें कुछ नहीं दिखा तो 2 स्वॉर्ड किंग्स को भी कुछ नहीं दिखा होगा। इसका मतलब यही है कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए होंगे। अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम गु साहब के छोड़े हुए सुरागों को खोजें। उसने सिर हिलाया जैसे उसे हकीकत से समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी लहर गूंजी और 2 लोग अचानक हवा से गिर पड़े। जमीन पर गिरते ही उनका खून सूखी मिट्टी में फैल गया। शांगवान छिंगयान कांप गई और फिर खुशी से चिल्लाई, रोते हुए दौड़ पड़ी, गु साहब, छोटे सांजी, आप दोनों ठीक हो, आप जिंदा हो। हे भगवान, इस आदमी ने सच में 2 स्वॉर्ड किंग्स से बचकर निकल लिया। ये आदमी आखिर है क्या? वो युवक दंग रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। फिर वो दौड़ा मदद के लिए, लेकिन तभी एक खून से सना हाथ उसके कपड़े पकड़कर नीचे खींच लाया। उसने देखा कि ज़ुओफैन मुश्किल से सांस ले रहा है। अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, मैंने कहा था मदद के लिए आओ, दफनाने के लिए नहीं। जरा देख तो लेते कि हम जिंदा हैं या नहीं। सीधा काम पर लग गए। ज़ुओफैन की आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गया। उसका दूसरा हाथ अब भी गु सांजोंग को थामे हुए था, जैसे जिंदगी की आखिरी सांस में भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। जिस युवक के कपड़े खून से रंग गए थे, उसने ज़ुओफैन को देखकर श्रद्धा से कहा, गु इरफान वाकई कमाल के हैं। इतने जख्मी हैं फिर भी बोलने की ताकत बाकी है, और अब तक अपने बेटे को प्रोटेक्टिंग करते रहे। उसे एक खरोंच भी नहीं लगने दी। शांगवान छिंगयान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द ज़ुओफैन की हालत देखकर। गु साहब और उनके बेटे को जल्दी ले चलो, इन्हें इलाज की जरूरत है। शांगवान छिंगयान अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी, तो उस युवक ने जोर से बाकी लोगों को आवाज लगाई और दोनों को उठाकर ले गए। पीली वीरान जमीन पर दूर तक पसरी मिट्टी में एक लाल खून का धब्बा ही था, जो इस बात का सबूत था कि कोई इस मौत के तूफान से बच निकला है। 3 दिन बाद ज़ुओफैन को होश आया। उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। ये सब देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उन्हें बचाया जाएगा। ये शांगवान फेशोंग के साथ उसकी डील का हिस्सा था। जब तक उनकी सांसें चल रही थीं, तब तक उन्हें बचाया ही जाना था, वरना उस वीरान जगह में मौत उन्हें अपनी बाहों में समेट लेती। इसीलिए शांगवान कबीले ने अपने जूनियर्स को उन्हें बचाने भेजा था। ज़ुओफैन जानता था कि जब उसने छोटे सांजी को बचा लिया, तब कबीले वाले उसकी बात मानेंगे, क्योंकि उसके पास वो तलवार थी जिसकी उन्हें दरकार थी। अब ये तलवार उसके लिए एक ढाल बन चुकी थी। जब तक ये तलवार मेरे पास है, शांगवान कबीला मुझे मरने नहीं देगा। अगर मरने की नौबत आती तो वो तलवार को अपनी रिंग से निकालकर वहीं छोड़ देता, क्योंकि जहां वो जा रहा होता वहां उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ज़ुओफैन ने हर पहलू पहले से सोच रखा था। एक तरफ उसने बेली जिंगवेई को ब्लफ करके वहां से हटाया, दूसरी तरफ शांगवान कबीले को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। इस सोच से ज़ुओफैन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई जब वो उस ठंडी पत्थर की शैया पर लेटा था। हा, आखिरकार फ्लाइंग क्लाउड मैनर हो या शांगवान कबीला, सब मेरे इशारों पर नाचे। मैंने एक बार फिर से निराशा को उम्मीद में बदल डाला। ज़ुओफैन पागलों की तरह हंसते हुए उठ बैठा, लेकिन तभी उसके सिर में एक जोरदार झटका लगा। पूरा शरीर जैसे दर्द से टूट रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, उस डांचिंग शेन की ऐसी की तैसी थोड़ा धीरे भी मार सकता था, पर हाँ, बेदर्दी ही तो एक तरीका था जिससे शांगवान फेयून को धोखा दिया जा सकता था। एक हल्की और मासूम आवाज आई, डैड, तुमने ही उसे कहा था कि ऐसा करे और अब उसी को कोस रहे हो। अगर वो बूढ़ा आदमी सुन ले तो शायद सच में तुम्हें मार ही देता। ज़ुओफैन ने भौहें उठाई और मुस्कुराया, छोटे सांजी, तुझे पता था? बिल्कुल। गु सांजोंग अब भी ज्यादा ठीक नहीं था। चेहरा सफ़ेद पड़ा था, लेकिन फिर भी खुश था। क्या है जो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? जब से तुमने शांगवान यूलिन को मेरे लिए वो बेकार सा संकेत भेजा, मुझे तभी समझ आ गया था कि वो मेरे लिए नहीं था। हमारा तो कभी कोई सीक्रेट कोड ही नहीं था। ये सज्जनता का वादा और मुझे बचाने की बात सब फर्जी था। तभी समझ गया था कि ये सब उस बूढ़े के लिए था। ही। अफसोस कि बेली जिंगवे और शांगवान फेयून को भनक तक नहीं लगी। हा। ज़ुओफैन ने सिर हिलाया। हाँ, संकेत डांचिंग शेन के लिए ही था, लेकिन फिर भी मुझे शक था कि वो मदद करेगा या नहीं।
मेरी योजना का सबसे अनिश्चित हिस्सा यही था कि वो आखिर करेगा क्या। उसकी तलवार वाकई खतरनाक थी, लेकिन जब वो हमला करता तो उसकी ताकत से पूरा इलाका हिल उठता, जिससे हम शांगवान फेयून की नज़रों से छुप गए। इसी मौके पर मैंने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का छठा चरण वॉइड डोमेन इस्तेमाल किया और हमें एक पॉकेट स्पेस में छुपा लिया। इससे उन्हें ये यकीन हो गया कि हम मर चुके हैं और वो वहां से चले गए। और अगर बूढ़ा आदमी हमारी मदद नहीं करता तो? गु सांजोंग ने पूछा। जुओ फैन ने सिर हिलाया। तो मेरा प्लान ये था कि 3 बार शांगवान फेयून के साथ भिड़कर खुद को बुरी तरह जख्मी कर लूं, ताकि डांचिंग शेन को हमला करने का मौका मिले। उसके बाद सब कुछ उसी पर था। अगर मदद करता तो ठीक, नहीं करता तो मुझे ड्रैगन ब्रेथ पिल इस्तेमाल करनी पड़ती। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब शांगवान फेयून ने इतना जोर से मारा कि मैं हिल भी नहीं पाया, तो पिल फेंकना ही बेकार हो गया। तब एक ही रास्ता बचा था, बस भगवान का शुक्र है कि बूढ़ा आदमी अब भी अच्छा निकला। अब समझ में आता है, मनुष्य सोचता है भगवान करता है, ऐसा कुछ नहीं होता अगर तुम्हारे पास दोस्त हों। जितने दोस्त उतनी जिंदगी। ही इतनी झंझट क्यों डैड? सीधा उस बूढ़े के मुंह पर ड्रैगन ब्रेथ पिल मारते और खत्म। छोटे सांजी, हमारे पास वो सिर्फ 2 हैं। जुओ फैन ने आंखें घुमाई। मारना तो आसान है, पर फिर क्या? एक प्राइम मिनिस्टर और एक स्वॉर्ड किंग मर गया तो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर बाकी 7 स्वॉर्ड किंग्स को हमारे पीछे छोड़ देगा, और फिर हम गए काम से। हमारे पास एक और ड्रैगन ब्रेथ पिल बची होती तो भी क्या वो 7 को हरा सकते हैं? देख बेटा, इंसान चाहे जो भी करे, अगर गलत भी करे तो नतीजा भुगतना पड़ता है। ड्रैगन ब्रेथ पिल इस्तेमाल की तो हमारी मौत पक्की। हम कोई शांगवान कबीला नहीं है जो हमारी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि सेंट्रल रीजन के जेनेसिस स्टेज वाले भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा ट्रम्प कार्ड तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई और रास्ता न बचे। हम इनविंसिबल सोर्ड की तरह नहीं है जो ऐसे ही सबको कुचल दे। छोटे सांजी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर धीरे से बुदबुदाया। पर तुमने तो यूनिवर्सल राइचस सेक्ट पर 1 इस्तेमाल कर लिया और अब 2 ही बचे हैं। डैड, तब तुमने सबको कुचल ही डाला था। जुओ फैन थोड़ा झेप गया। मर्द दिल से चलता है बेटा, बस एक बार उसकी ताकत देखनी थी, बस। हा। पिता और बेटा उस अंधेरी गुफा में जैसे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कभी कभार जुओ फैन को दर्द के मारे मुंह बनाना पड़ता, हर जख्म चुपता था, पर वो अपने हालात को नज़रअंदाज करके उस खेल में इतना खो गया था कि हर बार अपने उस मसीहा को कोसने पर उसे कुछ राहत सी मिल जाती। साले सड़े हुए डैंकिंग शेन, जरा धीरे नहीं कर सकता था? सिर्फ तेरी तलवार की औरा ही काफ़ी थी मेरी खाल उधेड़ने के लिए। उस बूढ़े को कभी नर्म रवैये का मतलब समझ ही नहीं आया। अगर डैंकिंग शेन वहाँ होता तो गुस्से में आसमान फाड़ देता। हरामी लौंडे, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला और तू मुझे गालियां दे रहा है? यह है तेरी कदरदानी? गु संतोंग के सफ़ेद चेहरे पर हंसी चमक रही थी। उसे अपने डैड की ये नटखट हरकतें बहुत मज़ेदार लग रही थीं। यंग सांजी, तू कैसा महसूस कर रहा है? मैं तो खुद इतना घायल हूं कि तेरी हालत संभाल भी नहीं सकता, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा। जुओ फैन जल्दी से बोला। गुश अपनी मुस्कान थोड़ी देर को फीकी पड़ी, फिर वो सिर हिलाकर बोला, डैड, सब ठीक है। थोड़ी कमजोरी लग रही है और जख्म भी भर रहे हैं। शांगुआन क्लान ने बहुत सारी हीलिंग पिल्स दी हैं। बहुत बढ़िया। उनके घटिया पिल्स भी अगर तेरे जख्मों पर असर कर रहे हैं तो समझ ले कि तू सही रास्ते पर है। हा। जुओ फैन हंसते हुए निश्चिंत हो गया, लेकिन गु संतोंग की मुस्कान धीरे धीरे उदासी में बदल गई। जुओ फैन ने देखा कि उसका एक हाथ बाकी की तरह नहीं था, क्योंकि वहां से अब भी खून रिस रहा था, जबकि पट्टी कसकर बांधी हुई थी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा खुला और उस चुप्पी को तोड़ते हुए शांगवान किंगयान अंदर आई। साथ में वही नौजवान था जिसे जुओ फैन ने वीराने में पकड़ा था। लड़की ने उन्हें होश में देखकर खुशी से पुकारा, आप लोग जाग गए, बचाने के लिए शुक्रिया। जुओ फैन मुस्कुराया। शांगवान किंगयान भी मुस्कुराई और पास आकर चिंतित होकर बोली, मिस्टर गु, आपकी हालत बहुत खराब है। क्या आप वाकई ठीक हैं? हमने कई पिल्स इस्तेमाल की, बाकी घाव तो भर गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी एक एल्केमिस्ट हूं। जब तक मेरी सोल ठीक है ये शरीर फिर से बन सकता है। जुओ फैन ने हाथ फैलाया और उसकी अंगूठी से एक वायल निकला, जिसमें से उसने एक हरे रंग की पिल निकाली। उस गाढ़ी खुशबू से बाकी क्लान्समैन चौंक कर बोल पड़ा, हे भगवान, सिर्फ कुछ जख्मों के लिए 10th ग्रेड की पिल? एल्केमिस्ट वाकई हमारी क्लान से अलग किस्म के लोग होते हैं। हा, ये तो आम पिल्स हैं। असली चीज़ तो यंग सांजी के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा खास है। इसलिए मुझे जल्दी से ठीक होना है ताकि मैं उसके लिए सही पिल बना सकूं। जुओ फैन ने वो पिल खाई और फिर रिटर्निंग ड्रैगन्स रोड चलाया। जैसे ही चारों ओर ड्रैगन्स की दहाड़ गूंजी, जुओ फैन में जैसे जान लौट आई। रिटर्निंग ड्रैगन्स रोड शरीर को भरने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका था। बस अफसोस, ये सोल पर असर नहीं करता। हीलिंग पिल और रिटर्निंग ड्रैगन्स रोड के साथ जब शांगवान के दोनों लोग देख रहे थे तो उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि जुओ फैन के जख्म अभी भी ठीक नहीं हो रहे थे। जुओ फैन को हर अंग से जैसे सुई चुभने का दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और माथे पर शिकन आ गई। ये क्या अजीब जख्म है जो ठीक ही नहीं हो रहे?
कुछ तो गड़बड़ है, वैसा ही जैसा वॉल्टिंग स्वॉर्ड ने डबल ड्रैगन मैनर में मुझे मारा था। शंगुआन का आदमी हंसकर बोला, मिस्टर गू, आपको शायद ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग की ड्रैगन क्लीविंग आर्ट लगी है। हमारे स्वॉर्ड आर्ट से अलग होते हुए भी दोनों डिवाइन स्वॉर्ड की समझ से निकले हैं। ऐसे हथियारों से मिले जख्म जल्दी नहीं भरते। मुझे तो लगा था आपको ठीक से चलने में 10 दिन लगेंगे। ये तो चमत्कार है कि आप अब भी खड़े हैं। 11th ग्रेड अल्केमिस्ट सच में जल्दी ठीक होते हैं। हाँ, मतलब इन स्वॉर्ड आर्ट्स के जख्म धीरे भरते हैं। जुओ फैन ने खुद ही अंदाजा लगाया कि वॉल्टिंग स्वॉर्ड से जो जख्म हुआ था वो भी बहुत समय तक नहीं भरा था, क्योंकि डैंकिंग शेन की कला भी वॉल्टिंग स्वॉर्ड से निकली थी, उसी ने उसे चोट दी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्वॉर्ड आर्ट ने डिवाइन स्वॉर्ड की एसेंस को पकड़ लिया है? कई सवाल उठे, पर जुओ फैन को यही समझ आया कि जब कोई आम इंसान सीक्रेट वेपन के पास ज्यादा समय बिताता है तो उसकी स्वॉर्ड एनर्जी उसके कल्टिवेशन में शामिल हो जाती है। इससे न सिर्फ वो एक अलौकिक स्वॉर्ड आर्ट सीखता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करते हुए ज्यादा ताकत भी मिलती है। ये कला किसी भी स्टेज पर जबरदस्त असर करती है। क्या ये स्वॉर्ड सॉवरेन की ताकत है? सोचते सोचते जब उसने दाहिना हाथ हिलाया तो वो दर्द से कराह उठा। पहले जो दर्द पूरे शरीर में था वो पिल और रिटर्निंग ड्रैगन्स रोर के बाद कम हो गया था। अब दिक्कत दाहिने हाथ में थी। शंगुआन किंगयान ने उसका हाथ पकड़कर शिकायत की, धीरे से हमने अभी अभी पट्टी की है और फिर भी खून नहीं रुक रहा। जुओ फैन चौंक गया क्योंकि पट्टी पूरी लाल हो चुकी थी। यंग मिस शंगुआन फेयून की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट से जो घाव हुआ है वही होगा इस हाथ पर। किसी और को होता तो धीरे धीरे भर जाता, लेकिन ये तो इतना अजीब है कि कोई भी पिल असर नहीं कर रही। ये पट्टी सिर्फ अस्थायी राहत है। अगर यही चलता रहा तो इनका खून बह जाएगा, शंगुआन का व्यक्ति बोला। जुओ फैन की भौहें कांप उठीं। वो अपने दाहिने हाथ को डर से देखने लगा। उसने माथा छुआ, जो कि घायल था, लेकिन खून नहीं निकल रहा था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था। शंगुआन क्लान्समैन ने उसकी हरकत देख ली और हैरानी से बोला, मिस्टर गू, मैंने आपकी हालत देखी थी। आपके दाहिने हाथ के जख्म शंगुआन फेयून की तलवार से हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वही हिस्सा नहीं भर रहा, जबकि कंधा बाकी शरीर जैसा ठीक हो रहा है। एक बार तो मुझे लगा जैसे फेयून की तलवार डंकिंग शेन की तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। ये किलिन आर्म है। जुओ फैन की आंखें कांपीं। उसे समझ आ गया, इसलिए सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट, जो सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज पर थी, इस आर्म को छेद पाई। राज है सोरिंग स्वॉर्ड और सोरिंग किलिन के बीच। सोरिंग स्वॉर्ड और उसकी कला खासकर सोरिंग किलिन को निशाना बनाती है, मतलब यंग सांजी। जुओ फैन दर्द से कराता हुआ यंग सांजी के पास भागा और उसका पट्टी बंधा हाथ पकड़ लिया, जिससे उसी तरह खून बह रहा था। शंगुआन किंगयान घबरा गई और पट्टी बदलने लगी। यंग सांजी फिर से खून बहा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। यंग मिस, ये तो बस लक्षण हैं। असल बात तो यह है कि जिन हिस्सों को सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट ने छुआ वो दोनों में ठीक ही नहीं हो रहे। शंगुआन का व्यक्ति सिर हिलाता रहा, लेकिन शंगुआन किंगयान हार मानने को तैयार नहीं थी। वो यंग सांजी का ख्याल रखती रही, आंखों में आंसू लिए बोली, चाहे ठीक ना हो, लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा। अभी तो ये इथीरियल स्टेज में भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अगर मर गए तो सच में वापसी नहीं होगी। यंग सांजी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जुओ फैन ने मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसने लगा। इथीरियल स्टेज में होने के कारण जुओ फैन अगर कल्टीवेशन रोक भी देता तो जिंदा रहता, लेकिन यंग सांजी तो एक सेक्रेट बीस्ट था जिसके शरीर और सोल एक साथ जुड़े थे। अगर एक गया तो दूसरा भी चला जाएगा और फिर उसे कोई वापस नहीं ला सकता। यंग सांजी की हालत सच में जानलेवा हो सकती थी। यंग सांजी की आंखों में आंसू आ गए। होंठ कांपते हुए बोले, डैड, जब से सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट ने मुझे घायल किया, मुझे लगा मैंने अपने काल से टक्कर ले ली है। मैं मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हों। तूने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तेरा डैड हूं, मेरा काम है तेरी फिक्र करना। जुओ फैन गुस्से में कांप उठा। उसने अपनी अंगूठी से एक वायल निकाली जिसमें 2 11th ग्रेड की पिल्स थीं। शंगुआन के उस व्यक्ति की हैरानी के बीच जुओ फैन ने एक खुद ली और दूसरी यंग सांजी को दी। सुन, ये वही पिल है जो मैंने शंगुआन किंगयान को बचाने के लिए बनाई थी। उसे भी सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट ने घायल किया था, उस पर असर हुआ था। अब देखेंगे हमारे लिए क्या असर होता है। अगर ये भी ना काम आया तो मैं तुझे वापस वेस्टर्न लैंड्स ले जाऊंगा। वेस्टर्न लैंड्स? जीयू संटोंग चौंका। जुओ फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम उन बूढ़ों से मदद मांगेंगे, उन्हें जरूर कोई रास्ता मालूम होगा। बस तू हिम्मत मत हार यंग सेंजी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।